वो ठीक हो चुकी थी और घर में बैठ बैठ कर बोर हो रही थी, इसलिए इसने आज हातिम से मिलने का इरादा कर लिया। खूब मेहनत करके तैयार हुई और काले जोड़े के साथ काली ही शाल अच्छी तरह से लपेट कर वो कैफ़े ब्राउन की जानिब चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो हातिम पहले से मौजूद था और इस पर नज़र पड़ते ही इसकी वही हालत हुई जो अक्सर हो जाया करती। वो हेलो, एक तो पता नहीं तुम कहाँ खोए रहते हो, वो इसके सामने खड़े होते हुए बोली तो हातिम चौंक कर दोबारा से होश की दुनिया में आ गया। यार, एक तो तुम इतनी प्यारी हो कि अच्छा भला बंदा भी अकल से माऊफ हो जाता है। हातिम इसे बैठने का इशारा करता हुआ बोला और ख़ुद ही इसके सामने बैठते हुए दोबारा से इसे टुकुर टुकुर देखने लगा। बस कर जाओ हातिम, क्या नज़र लगानी है मुझे? पहले ही मेरी तबीयत नहीं संभल रही, वो झींपते हुए बोली। यही तो मुझे पता लगाना है कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी और क्यों नहीं संभल रही। हातिम इसे देखते हुए परेशानी से बोला तो वो इसे देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सवाल का जवाब दो ना। हातिम इसके यूँ देखने से उलझन का शिकार हो रहा था, क्योंकि वजह तुम ही हो हातिम। तुम्हारी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो हातिम को देखकर उदासी से बोली तो वह हैरत से इसे देखे गया। क्या क्या कहा? मेरी वजह से? मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया? हातिम अब परेशान हो गया। वजह तुम्हारी वो परफेक्ट गर्ल है, पता नहीं कौन है जो ना तुम्हारा पीछा छोड़ती है और ना ही तुम इसके बगैर रह सकते हो। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हातिम की भी हंसी निकल गई। ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसी कोई बात नहीं, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितना कि तुम इसे समझती हो। हातिम हंसते हुए बोला तो वो जांचती नज़रों से इसे देखने लगी। इसी वक्त का तो मुझे इंतज़ार है हातिम साहब, वो मायनी खेज़ लहजे में बोली तो हातिम थोड़ा कन्फ्यूज सा हो गया। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी तुम? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, इसलिए अभी भूख से बुरा हाल हो रहा है। हातिम बात बदलते हुए बोला, लेकिन इसके चेहरे पर जो रंग आकर गुजर गया था वो इसकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका। फिर इसने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, लेकिन वो जान चुकी थी कि हातिम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हातिम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो प्लेट में चम्मच चलाते हुए बोली तो हातिम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। हातिम खाना छोड़कर इसकी तरफ देखते हुए बोला। समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यार। वो अपनी झुकी नज़रें उठाकर हातिम को देखते हुए बोली। कैसी मुश्किल? हम दोनों तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है ना, फिर ऐसा क्यों? हातिम इसे तसल्ली देते हुए बोला। हातिम, मुझसे अब नहीं रहा जाता यार, मैंने एक फ़ैसला कर लिया है। वो अपने जहन में बने प्लान के मुताबिक बोलने लगी। क्या फ़ैसला कर लिया है? ज़रा मुझे भी तो बताओ, रहा क्यों नहीं जाता? हातिम उलझ सा गया था। हातिम, वो मैं यार। हातिम, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, वो अटकते हुए बोली तो हातिम का मुँह खुल गया और वो इसे देखते ही रह गया। ऐसे मत देखो यार, मैं सच कह रही हूँ, तुम दिन रात मेरे ख्यालों में छाए रहते हो, वो कन्फ्यूज सी बोली तो हातिम ने अपना छुरी कांटा प्लेट में ही डाल दिया। क्या कहा? मोहब्बत और मुझसे? यकीन नहीं हो रहा हुरो, ये जानते हुए भी कि मैं अभी स्ट्रगलिंग एज में हूँ और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हातिम भी यकीनी से बोला तो वो सर हिला गई। हाँ सब जानती हूँ, फिर भी हातिम, फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मेरा एक एक दिन तुम्हारी याद में गुजरता है। दिल में बसे ख्यालात के बरक्स इसके मुंह से मोहब्बत की डूबी हुई बातें निकल रही थीं और ऐसा करते हुए इसे खासी मुश्किल पेश आ रही थी, वरना तो इसका दिल कर रहा था कि हातिम का मुंह ही तोड़ दे। मेरा भी ऐसा ही हाल है हुरो, बस मैं कह नहीं पाता था क्योंकि डरता था कि कहीं तुमको बुरा लग गया तो मैं इस दोस्ती से भी जाऊँगा। हातिम इसे अपनी नज़रों में उतारते हुए बोला तो अपनी घनी पलकें झुका गई। तुम एक बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त हो हातिम, मेरा दिल करता है कि अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बसर कर दूँ। और कुछ ऐसे लहजे में बोली कि हातिम ने फ़ौरन इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो हातिम? छोड़ो हाथ, कोई देख लेगा तो तमाशा बन जाएगा, वो इधर उधर देखते हुए बोली। देखने दो हुरो, जब हम दोनों राज़ी हैं तो किसी तीसरे के देख लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? हातिम इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला तो वो ढीली पड़ गई। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर जानता हूँ हुरो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मेरे लिए सबसे पहले हमेशा तुम ही रहोगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यह हातिम तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हातिम मदहोश से लहजे में बोला तो इसने नरमी से अपना हाथ इसके हाथों से निकाल लिया। बस हातिम, मुझे कभी धोखा न देना, वरना तुम्हारी हुरो मर जाएगी। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बेवफाई को सह सकूँ, वो भीगे लहजे में बोली तो हातिम की अपनी आंखें भी इसकी मोहब्बत को देखकर नम हो गईं। तुम्हारे मुंह से हुरो सुनकर मुझे अपने नाम से इश्क हो गया है। जब तुम मुझे हुरो कहते हो तो मुझे लगता है कि मैं दूर कहीं आसमानों में उड़ रही हूँ, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली तो हातिम इसे देखे गया। खाना भी खाओ ना, तुम तो सब कुछ छोड़ कर ही बैठ गए हो, वो इसकी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली तो वो फ़ौरन से प्लेट में पड़े छुरी कांटे को उठाकर खाने में मशगूल हो गया। तो एकदम से इसके चेहरे पर नफ़रत के बादल छा गए। तुम देखना हातिम,
मैं तुम्हारे साथ कैसा खेल खेलूंगी, तुम सोचते ही रह जाओगे कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। इसने नफरत से सोचा और अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जा हो गई। जो प्लान इसने बनाया था इसका पहला मरहला बगैर किसी रुकावट के पार हो चुका था। अब तो बस इसे इस आग को बढ़ाना था जो इसने हातिम में लगाई थी। फिर पता चलता कि किसी के एहसासात को ठेस पहुंचाना किसे कहते हैं। इसने तसल्ली से अपना खाना ख़त्म किया और फिर आइसक्रीम भी मंगवा कर खाई। आज वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे हातिम को किसी शुबे का एहसास भी होता। हातिम को यूँ अपनी मोहब्बत में बेकरार देखकर इसके अपने अंदर सुकून की लहरें उठ रही थी। बस कुछ दिन इसे और ये सब करना था और फिर वक़्त आने पर हातिम की मोहब्बत सूद समेत इसके मुंह पर दे मारनी थी, क्योंकि मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ होता है। खाना खाकर वो लोग बाहर निकल आए और फिर ऐसे ही कितनी देर वो दोनों दुकानों में घूमते फिरते रहे। हातिम ने इसे एक दो चीज़ें भी दिलवाईं जो इसने बगैर किसी हिलो हुज्जत के ले ली। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह हातिम को इस पर शक हो और अभी तक वो कामयाब जा रही थी। जमील साहब को पता चल चुका था कि इनकी फैक्ट्री का पत्ता काटने वाली फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि आसिम सहगल की ही है। और जब से इन्हें ये मालूम हुआ था वो जले पैर की बिल्ली बने हुए थे। सुलेमान को भी उन्होंने फ़ोन करके घर बुला लिया था और अब भी इस मसले पर वो कोई हतमी फैसला करना चाह रहे थे। शाम का वक्त था और वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब सुलेमान इनसे मिलने आ गया। जी बाबा खैरियत, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। वो इन्हें देखकर फिक्रमंदी से बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है सुलेमान, आराम से सुनना और जल्दबाजी का मुजाहरा न करना। वो इसे समझाते हुए बोले, मुझे भी आपको कुछ बताना है बाबा, लेकिन पहले आपकी बात सुन लूँगा फिर अपनी कहूँगा। वो इन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो इसे लिए बाहर लॉन में चले आए। यार मुझे पता चल गया है कि हमारी फैक्ट्री का काम क्यों ठप हो गया है। वो आसिम सहगल सेनेटर बनते ही दोबारा से अपने पर पुर्जे निकालना शुरू हो गया है। अपनी फैक्ट्री इसने दोबारा से चालू कर लिया है और सब कस्टमर्स को पहले ही बहुत कम रेट पर माल सप्लाई कर रहा है। यानी कि इसका सारा फोकस हमारी साख को ख़राब करने पर लगा हुआ है। वो परेशानी से बोले तो सुलेमान मायने खेज हंसी हंसने लगा। कमबख्त पाकिस्तान आया ही इसलिए था कि अपने पुराने ज़ख्म भर सके, वरना तो मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो अपनी धुन में बोलते जा रहे थे। बाबा आपने तो एक रुख ही देखा है तस्वीर का, लेकिन अब मैं आपको इसी तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने जा रहा हूँ जो कि इससे काफ़ी भयानक है। सुलेमान इन्हें गौर से देखते हुए बोला तो इनके कान खड़े हो गए। क्या मतलब सुलेमान, अभी क्या कुछ और भी रह गया है सुनने के लिए? वो टांग पर टांग चढ़ाते हुए बोले तो सुलेमान हंस पड़ा। बाबा वो फैक्ट्री आसिम सहगल की थी, लेकिन अब इसका मालिक कोई और है और अंदाज़ा लगाएं कि वो मालिक कौन है। सुलेमान तजस्सुस पैदा करते हुए बोला, मैं क्या जानूँ यार, और तुम ये तजस्सुस फैलाना बंद करो और सीधे स्वभाव वो बात बताओ जो मैं नहीं जानता। वो चिढ़ते हुए बोले, आसिम सहगल की वो फैक्ट्री अब हातिम मंजूर ने ले ली है और यह हातिम ही है जो हमारा पत्ता काटने की पूरी कोशिशों में है। मैंने सब पता करवा लिया है। इसे ना नुकसान की परवाह है और ना ही अपनी फैक्ट्री की। वो बस हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। सुलेमान इनके चेहरे पर कुछ तलाश करते हुए बोला, जहाँ सिर्फ परेशानी के बादल छाए हुए थे। ये आसिम सहगल तक पहुँचा कैसे? और इसकी वो फैक्ट्री भी ले ली जिसके बारे में आसिम खुद कहता था कि सामान बेशक गल जाए लेकिन वो फैक्ट्री कभी नहीं बेचेगा। वो हैरानी से बोले तो सुलेमान पूरे इसरार से हंसा। बाबा ये देखिए कि आसिम सहगल का अचानक से पाकिस्तान आना, सेनेट का इलेक्शन लड़ना और फिर कामयाब भी हो जाना, हातिम का इसकी फैक्ट्री ख़रीद लेना जो वो कभी बेचना नहीं चाहता था, और फिर इसी फैक्ट्री का हमारे ख़िलाफ़ काम करना। अब इन सब कड़ियों को जोड़ें तो ये सामने की बात है कि आसिम सहगल को पाकिस्तान लाने वाला और ये इलेक्शन जितवाने वाला हातिम मंजूर ही है। बदले में इसे वो फैक्ट्री भी मिल गई और आसिम सहगल की सपोर्ट भी, वरना आपने पूरी टीम भिजवाई इसकी हाउसिंग सोसाइटी पर, लेकिन ऊपर से फ़ोन आ गया और इन्हें फ़ौरन वापस आना पड़ा। तो ये आसिम सहगल ही था जो हातिम की पुश्त पनाही कर रहा था। सुलेमान इन्हें देखते हुए अपना तज्जिया इनके सामने रख गया तो वो हैरान परेशान से इसे देखे गए। क्या बात कर रहे हो यार, तुमने तो सारा शजरा नज़र ही निकाल लिया इस खेल का। कसम से कल के लौंडे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मुझे लगता है कि मेरे हाथ की लकीरों में एक नहीं दो खून लिखे हुए हैं और अब बारी है इस मनहूस हातिम मंजूर की। वो जबड़े बेचते हुए बोले, वो तो ठीक है लेकिन अपने लोगों के बारे में भी हमें कुछ सोचना होगा। सुलेमान पुरसोच लहजे में बोला, क्या कहना चाहते हो खुलकर कहो। वो इसे नासमझी से दिखने लगे। मतलब ये कि बाबा हुरैन पर नज़र रखें। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हातिम इसके ज़रिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। सुलेमान डरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो। वो एकदम से गुस्से में आ गए। बाबा मैंने बस नज़र रखने का बोला है, जब नज़र रखेंगे तो बहुत सी बातें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। सुलेमान मोहतात अंदाज में बोला तो इनके चेहरे पर फिक्रमंदी छा गई। अगर ऐसा है तो मैं अपनी सारी तवज्जो हुरैन पर ही मरकूज़ कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो फिर मेरे हाथ से 2 नहीं 3 खून होंगे। वो गरजते हुए बोले,
और अगर मेरी बात सही निकली तो क्या करेंगे? सुलेमान पुरस्कार लहजे में बोला। तब भी तादाद 3 ही रहेगी और तुम जानते हो कि इन मामलात में मैं कितना सख्त हूँ, वो इसे घूरते हुए बोले। अभी तो मैं तुम्हें पूरा इख्तियार दे रहा हूँ कि जो कर सकते हो वो करो, लेकिन अब मुझसे वो हातिम मंजूर एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बात बदलते हुए बोले, आप बस मुझे हुक्म करें, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। सुलेमान इन्हें देखते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। मेरी तरफ से इजाज़त है, जैसे भी करो, लेकिन अब ये किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। वो भी उठ खड़े हुए तो सुलेमान इन्हें सलाम करते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। हातिम बहुत खुश था, और होता भी क्यों ना। हुरैन ने वो बात इसे कह डाली जिसे कहने के लिए वो कब से अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा था, लेकिन साथ ही इसका दिमाग इस गोरख धंधे में बुरी तरह उलझ चुका था और इसे कोई राह फरार नज़र नहीं आ रही थी। जमील खाकवानी को देखता या फिर सुलेमान को संभालता, हुरैन से मोहब्बत करता या फिर अपनी नफ़रत से खाकवानी इसकी तबाही का सामान करता। क्या है यार, ये नफ़रत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अब बस बहुत हो गया, जाओ हुरैन, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे बाप और भाई को माफ़ कर दिया। वो दिल में पुख्ता इरादा करता हुआ बिड़बिड़ाया, लेकिन जब इंसान कंबल को छोड़ना चाहे तो कंबल इसे नहीं छोड़ता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा था। वो जाकर भी इस चक्कर से नहीं निकल सकता था, क्योंकि अगर वो निकलता तो खाकवानीज़ इसे मसल कर रखते थे, जो वो किसी सूरत में सह नहीं सकता था। जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं शौक़ है बर्बाद होने का तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो जीता है जो गुर्दा रखता है। वो ठेठ फिल्मी अंदाज में बोला और अपनी केमिकल फैक्ट्री से निकल आया। अपनी लैंड क्रूज़र को बेमकसदी वो सड़कों पर घुमा रहा था कि अचानक से इसकी नज़र हुरैन की गाड़ी पर पड़ी। इसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और एक महफूज फासला रखकर इसका पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। इसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसकी छठी हिस्स तब बेदार हुई जब इसे अंदाज़ा हुआ कि हुरैन का पीछा किया जा रहा है और पीछा करने वाली गाड़ी बड़े तरीके से हुरैन की गाड़ी को नज़रों में रखी हुई थी। वो मोहतात तरीके से इन दोनों गाड़ियों के पीछे चलने लगा और थोड़ी देर बाद ही हुरैन की होंडा कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। दूसरी गाड़ी इसके पास से गुजरती हुई कार पार्किंग के कोने में जाकर रुक गई। जब हुरैन उतर कर अंदर चली गई तो दूसरी गाड़ी से एक बंदा उतरा और वहीं कोने में बैठकर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर नज़र जमा ली। तो ये चक्कर है, लगता है इन्हें मेरे और हुरैन के बारे में शक हो गया है। वो धीरे से बिड़बिड़ाया, ये काम सुलेमान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वही एक है जो मेरे हाथों ज़ख्म खा खा कर चूर हुआ है। वो पुरसोच अंदाज में बोला और फ़ोन निकाल कर हुरैन को मिलाया। जी हातिम, कैसे याद किया? इसे हुरैन की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम और क्या कर रही हो? वो टो लेने वाले अंदाज में बोला। मैं मलिहा मेरी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। क्यों, खैरियत? वो उलझते हुए बोली। हाँ खैरियत ही है, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल कर ली। वो अपनायत से बोला तो हुरैन कर न करेगी कहका फ़ोन से निकल कर इसकी समात में रस सुन डेल गया। वो फातिम, कितने कोई ड्रामे हो तुम, यानी आज से पहले तुम्हें मेरी याद बहुत कम आती थी जो तुम कॉल नहीं करते थे। हुरैन इसे छेड़ते हुए बोली तो इसकी बोलती बंद हो गई। अच्छा मैं ज़रा बिज़ी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो जान छुड़ाते हुए बोला और कॉल काट गया। इसे कोई लाया अमल सोचना था, वरना वो दोनों पकड़े जाते और जमील खाकवानी का सारा नज़ला बेचारी हुरैन पर गिरना था, जो इसे गवारा नहीं था। इसने वहीं से अपनी गाड़ी मोड़ी और मुनीर की तरफ भागा, क्योंकि एक वही था जो हर मुश्किल वक्त में इसके लिए रास्ता निकालने में देर नहीं लगाता था। सो अब भी वो मुनीर न्याजी की तलब शिद्दत से महसूस कर रहा था, इसलिए गाड़ी के एक्सीलेटर पर इसका पाँव दबाव बढ़ता जा रहा था और लैंड क्रूज़र हवा से बातें करने लगी थी। हुरैन घर आई तो इसका दिमाग सोचों में गिरा हुआ था। इसे हातिम मंजूर से मोहब्बत कब हुई ये इसे मालूम न था, लेकिन एक बात वो जानती थी कि इसकी मोहब्बत में शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और अगर हातिम इसे इस्तेमाल न करता तो यकीनन ये मोहब्बत मिसाली होनी थी। इसने हमेशा ऐसे ही लड़के के ख्वाब देखे थे जो इसके बाप की आंखों में आंखें डालकर इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाए, लेकिन वो जानती थी कि हातिम सब कुछ कर सकता है, इसके बाप की आंखों में आंखें भी डाल सकता है और इसके सरबिरे भाई को लगाम भी डाल सकता है, लेकिन इसका हाथ कभी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो तो ये सब इंतकाम में कर रहा था और इंतकाम में किसी की खुशियों का ख्याल नहीं किया जाता। इंतकाम में या तो इंसान बर्बाद होता है या बर्बाद करता है। इन्हीं सोचों में गुम सी थी कि इसका मोबाइल फ़ोन बजा। अनजान नंबर वो कभी नहीं उठाती थी, इसलिए अभी भी फ़ोन बजने दिया और उठकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब फ्रेश होकर निकली तो मोबाइल स्क्रीन पर 14 मिस कॉल देखकर वो हैरान रह गई। ये कौन है जो मुझे लगातार कॉल्स कर रहा है? इसने अचंभे से सोचा और अभी फ़ोन रखने ही लगी थी कि वो एक बार फिर बज उठा। इसने कुछ सोचते हुए फ़ोन अटेंड करते हुए कान से लगाया। जैसे सुना था बिल्कुल वैसी पागल हो। जब कोई इतनी कॉल्स कर रहा है तो लाजमी बात है कि कोई ज़रूरी काम होगा। फ़ोन कान से लगाते ही इसे एक चहकती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आप कौन और फ़ोन क्यों किया है? वो बेजारी से बोली। मुझे छोड़ो और काम की बात सुनो। तुम पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए मोहतात रहो। हातिम से भूल कर भी ना मिलना, क्योंकि इस तरह वो तुम्हारे बाप की नज़रों में आ जाएगा और तुमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे।
आज भी जब तुम रेस्टोरेंट में थी तो एक काली करोला तुम्हारा पीछा कर रही थी, जिसे एक फ्रेंच दाढ़ी वाला आदमी चला रहा था। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकती हो कि वो कौन हो सकता है। अब की बार सपाट लहजे में इसे हुक्म सुनाया गया और कॉल करने वाला अपनी बात मुकम्मल करके खामोशी से फ़ोन काट गया, जबकि वो हैरान और परेशान सी फ़ोन स्क्रीन को देखे गई। काली करोला और फ्रेंच कट दाढ़ी वाला इसके दिमाग में अटक गया था और वो शब्बीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। वो तो पहले भी मेरा पीछा करता रहा है, इसमें नज़र रखने वाली क्या बात हो गई। वो उलझ सी गई थी, लेकिन फ़ोन करने वाले को मेरे और हातिम के बारे में कैसे पता चला? कहीं ये कॉल खुद हातिम ने तो नहीं करवाई? इसका फ़ोन भी आया था जब मैं रेस्टोरेंट में थी। वो खुद से कड़ियाँ मिलाते हुए बोली, हातिम तो जानता है कि मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ। अगर वो ये बात कर रहा है तो फिर लाजमी है कि दाल में कुछ न कुछ काला ज़रूर है। अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली और फ़ोन निकाल कर हातिम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए इसने अपना इरादा मौखर कर दिया और हातिम के फ़ोन नंबर को एक नज़र देखकर ज़हन नशीन किया और फिर डिलीट कर दिया। और इसकी सारी व्हाट्सएप की चैट भी डिलीट कर दी और फ़ोन बेड पर फेंक दिया। यानी कि वो सुलेमान को थप्पड़ पड़वाना भी तुम्हारा ही काम था, इसलिए सुलेमान मुझ पर शक कर रहा था कि मैंने ये सब करवाया है। उफ़, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। सामने की बात नहीं समझ सकी वो लाचारी से बोली, बाबा को शक हो गया मुझ पर, तभी तो वो शब्बीर मेरा पीछा कर रहा है। हातिम मंजूर, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। थोड़ी देर वो वहीं बैठी रही और फिर आराम से उठकर अपने कमरे की बालकोनी में चली आई। रात का वक्त था और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। वो वापस मुड़ने लगी थी कि इसे शब्बीर की हल्की सी आवाज़ आई, सर जी मैंने आखिर तक इनका पीछा किया। वो अपनी किसी कॉलेज की सहेली से मिलने गई थी। मैंने हर चीज़ पर पूरी नज़र रखी थी, लेकिन कोई मायूब बात नज़र नहीं आई। शब्बीर आवाज़ दबा कर बोल रहा था, ये पागल, ये मेरी बात नहीं है। इस सुलेमान झल्ले को शक हो गया है हुरैन पर कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रही है। बस वो कहीं भी जाए, तुमने महफूज तरीके से इस पर नज़र रखनी है। जमील साहब झिंझलाए और लहजे में बोले तो इसको कभी सी चढ़ गई। सुलेमान को तो मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो 1-2 दिनों में इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। तुम बस हुरैन पर नज़र रखो और मुझे एक एक पल की खबर दो। जमील साहब शब्बीर को समझाते हुए बोले तो वो पलट कर दोबारा अपने कमरे में चली आई। दिल में इसने तहिया कर लिया था कि वो हातिम से अब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बाबा इसको भी इसी के टहरे में ला खड़ा करें, जहाँ से फ़रार होना नामुमकिन सी बात थी।